अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जब मकबूलियत और कबूलियत के बयानिए में ही जंग हो तो ऐसे में मुज़ाकरात, सुलह सफ़ाई या मुफाहमत किसी दीवाने का ख्वाब ही मालूम होता है। कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना पिछले काफ़ी दिनों से मुज़ाकरात का शोर ज़ुबान ज़दे आम है, मगर कोई बैठक लग रही है, ना ही कोई दूसरे के लिए अच्छा बयान दे रहा है। कोई तो है जो संजीदा नहीं है, वरना बयानात की हद तक मुज़ाकरात हुकूमत भी चाहती और अब PTI भी, मगर फिर भी बात आगे क्यों बढ़ नहीं रही है। कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना सब जानते हैं कि सियासी मसाइल का वाहिद हल टेबल टॉक ही है। इसके अलावा जो है वो हल नहीं बल्कि तसादुम है, लेकिन फिर भी हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए तैयार नहीं है। कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना यह हकीकत किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पोलराइजेशन पहले ही इतनी ज़्यादा है, पुलों के नीचे से पानी बहुत सा गुजर चुका, जिसने ज़ाहिर है रियासत को नुकसान पहुंचा दिया, लेकिन सियासी अनाए हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना किसी भी जमहूरियत में हुकूमत के साथ अपोजिशन तो उसका हुस्न कहलाया करती है और बल्कि रियासती गाड़ी के दो पहिए माने जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जमहूरियत भी निराली है, जहां अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही एक दूसरे को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना एक तरफ हुकूमत PTI के अचानक मुज़ाकरात की तरफ आने को शक की नज़र से देखती, ना ही इसे अपोजिशन की कमज़ोरी समझती, तो दूसरी तरफ PTI भी मुज़ाकरात से पहले शराइत रखती, ना ही सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की धमकी देती। जाहिर है फिर कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना सियासत नाम ही लचक दिखाने का है। जब मुज़ाकरात से पहले दोनों फ़रीक़ैन अपनी इंतहाई पोजीशन से पीछे नहीं हटेंगे तो बातचीत कैसे शुरू हो सकती है। तो फिर कैसे ना कहें कि कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना सियासी लड़ाई पहले ही पाकिस्तान को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचा चुकी है। ऐसे में सियासतदान ही सियासी मसाइल को सियासी अंदाज से हल ना करें, ऐसे में तीसरी क़ुव्वत मज़ीद ताकतवर नहीं होगी तो क्या होगा। कोई तो है जो संजीदा नहीं, वरना कभी भी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही ख़त्म होते नज़र ना आ रहे होते। सवाल ये है कि मुज़ाकरात ना होने पर PTI का अगला लाहेमल क्या होगा। मुल्की मफादात को जितना भी नुकसान हो, क्या PTI सिविल नाफरमानी की कॉल से पीछे नहीं हटेगी। आज तो गंडापुर साहब ने कहा है कि सिविल नाफरमानी पर अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं है, जो भी खान साहब का फ़ैसला होगा उस पर अमल दरामद करेंगे। तो नून लीग इस पर बड़े ताने मार रही हैं। वो कह रहे हैं कि इनमें अब हिम्मत ही नहीं है कि ये कोई कॉल दें, ये अब कोई कॉल दे नहीं सकते हैं। हर बार नाकाम धरनों की कॉल, नाकाम एहतजाज की कॉल, तो लिहाजा इनमें हिम्मत ही नहीं है। अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ये कोई और कॉल का बोझ उठा सकें। तो अब बात यह है कि तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी होगी। खान साहब से कहा जा रहा है कि कल मीटिंग्स हैं, कुछ लोगों ने मिलना है, उनकी हेयरिंग्स हैं, तो क्या खान साहब को पार्टी क्या मशवरा देगी सिविल नाफरमानी की कॉल के हवाले से, क्योंकि पार्टी में भी इख्तलाफात हैं। जिस तरह 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर पार्टी बटी हुई थी, इसी तरह सिविल नाफरमानी की कॉल को लेकर भी पार्टी जो है ज़ाहिर है वो यकजा नहीं है। तो पार्टी क्या इस पर क्या मौक़िफ़ है कि खान साहब को वो क्या इस हवाले से मशवरा देना चाहते हैं। मैं बात करूँगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब आपका। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, आज गंडापुर साहब ने कहा कि सिविल नाफरमानी पर जो भी फैसला आएगा उस पर अमल दरामद होगा। मतलब कि अभी वो जो खान साहब ने सिविल नाफरमानी की कॉल के लिए जो आप लोगों ने डेडलाइन दी थी 15 दिसंबर की, कि उसके बाद जो है वो बाहर के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना पैसे भेजेंगे ना यहाँ पर कोई बिल जमा करवाएगा, वो हतमी नहीं था। तो अब क्या दोबारा से खान साहब के दूसरी कोई कॉल का इंतज़ार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख होता है, अफसोस भी होता है गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर। फिर अल्लाह न करे कि किसी का वज़ीर इत्तलात ऐसा हो कि जो डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाए, मायूसी भी फैलाए। देखिए, अपोजिशन जो है हमेशा अपने हक के लिए लड़ती है, ये जमहूरियत का ये जिस तरह आपने कहा हुसन होता है, लेकिन ये ताने मार रहा है कि जी दोबारा नहीं उठ सकती। भाई क्यों नहीं उठ सकते हैं? अब हम लाहौर जा रहे थे तब भी आपने शेलिंग किए, हमारे वर्करों को मारा, जेलों में डाला। हम इस्लामाबाद आ रहे थे, हमें इजाजत भी मिली थी कि जी आप जाके वहां पे जलसा कर ले, उसके बावजूद आपने कंटेनर खड़े किए, फिर शेलिंग की, फिर लोगों को मारा। तो ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं था कि आप इस तरह कह रहे हैं कि जी दोबारा नहीं उठ सकते। देखिए, हम है तो पाकिस्तानी, ये मुल्क हम सबका है और सिविल नाफरमानी की तारीख भी रेडी है, लेकिन ये कि हमारे जो कुछ लीडरशिप है उन्होंने खान साहब को मजबूर किया कि जी पहले हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो खान साहब ने कहा ठीक है आप ये शौक भी पूरा कर लें, लेकिन मुझे जहां तक अंदाजा है ये हुकूमत जो है इनके पास इख्तियार भी नहीं है
और ना ही ये मुज़ाकरात में संजीदा है। लेकिन आप जोर दे रहे हैं तो बिल्कुल करें, मेरी तरफ से आपको फुल इख्तियार है। उमर अयूब साहब को ये कहा कि जी आपके पास पूरा इख्तियार है, आप जो भी फैसला करें मैं एक्सेप्ट करूंगा। उसके साथ आप असद कैसर साहब को देखें, हामिद रजा साहब को देखें, फिर वो अब्बास साहब, यानी ऐसे संजीदा लोग। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है ना। हुकूमत कहती है कि इस पार्टी जो भी मुज़ाकराती कमेटी जबीर खान साहब ने बनाई है उनके पास तो इख्तियार ही नहीं होता। या तो उनको कोई गारंटी दें कि जो फैसला या जो भी डीलिंग होगी वो पार्टी करेगी, खान साहब उसको मानेंगे। खान साहब तो कुछ मानते ही नहीं है, इतना ट्रस्ट डेफिसिट है। बात ये है, नहीं, देखिए बात ये कि इससे पहले तो खान साहब ने मुज़ाकरात किए नहीं है, ना ही उन्होंने इजाजत दी है। तो अगर अपने तौर पे अगर किसी ने किए भी हैं तो वो अपने तौर पे किए होंगे ना। ये तो पहली मर्तबा है कि खान साहब ने बाकायदा अनाउंस किया है, और 5 बंदे थे, फिर उसके बाद 2 और डालें कि ये लोग भी हों तो इससे और अच्छा हो जाएगा। तो हम मुझे बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या हुआ है, जो बार बार कहती रही कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्दों का टोला है, ये हमला करने आते हैं। भाई हमने कौन सा हमला किया? उस पार्टी का उस कमेटी का मैंडेट क्या है? उस कमेटी का मैंडेट वाकई यही है कि उन्होंने सिर्फ 2 जो मुतालिबात है उसी पर बात करनी है? नहीं, देखें हमारा तो एजेंडा यही था ना। अब हुकूमत का क्या एजेंडा है वो बता देना। हम तो देखें, जब भी मुज़ाकरात होते हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुई है। जब मैं गवर्नमेंट के अंदर मिनिस्टर था और अपोजिशन के साथ, जब अकरम दुरानी साहब अपोजिशन लीडर थे, जब भी कोई इशू आता था तो मुझे आगे किया जाता था उनके साथ, तो बाकायदा अपने वो लिस्ट देते थे कि जी हमारी ये मुतालबात है, और हम उनके साथ बैठते थे और 2-3 घंटों में मसला हल कर लेते थे। अब इशू ये है कि आप ये बहाना बना रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो सीरियस नहीं है, आपको कहीं से सीरियस नहीं लगेगी। पहले तो ये कहा कि जी हम तो वेलकम करते हैं, उनको शायद पता नहीं था पॉलिसी का। जी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पीटीआई करना चाहते, हम भी करना चाहते हैं। बाद में 1 घंटे बाद जो है सबका टोन बदल गया। तो ये लगता है कि या तो हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है, या वो ये समझती है कि अगर हम मुज़ाकरात करें और इमरान खान रिहा हो जाए तो हमारा क्या बनेगा। तो वो खौफजदा भी है। आप देखें ना किस तरीके से वो खौफ, ये इजहार है खौफ का इनसे। अदरवाइज ये लेकिन वो आपको लग रहा है कि मुज़ाकरात तहरीके इंसाफ की मजबूरी इसलिए बन गए हैं क्योंकि रवैये से आप लोग बहुत ज़्यादा मायूस हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए आप लोग जो है घुटनों के बल आ गए और आप लोग मुज़ाकरात हर हाल में करना चाहते हैं। देखिए हमारे साथ और क्या हो जाएगा। देखिए हमारे जो इलेक्शन था हमसे छीना गया, मैंडेट छीन लिया गया। हमारे लोगों को, सैकड़ों लोगों को मतलब उन पे जाली मुकदमात दर्ज हुए, जेलों में डाला गया। अब उसके बाद क्या रह गया? अब तो जो सीटें हमने ली है उसी पे तो हम लड़ रहे हैं उनके साथ असेंबली में। लेकिन देखिए वो अपोजिशन जो आपको कहती है कि जी पार्लियामेंट के अंदर भी हम बात करना चाहते हैं, आइन कानून का रास्ता भी इख्तियार करना चाहते हैं, और जो आइन कानून ने हमें इजाजत दी है सड़कों पे आने की, एहतजाज करने की, वो भी हम कर रहे हैं। तो मुझे कोई बताए तो सही ना कि हमने इसलिए आपको मारा, इसलिए एक बात बताएं कि क्या सिविल नाफरमानी की कॉल जब दी गई पार्टी में, क्या बिल्कुल इस पे भी उसी तरह इख्तलाफ है जिस तरह 24 नवंबर के एहतजाज को लेकर था? पार्टी इस पर भी मुत्तफिक नहीं थी कि एकदम खान साहब ने कॉल दे दी कि आप चलें, आप निकलें, इस्लामाबाद चलें। नहीं तो सिविल नाफरमानी को लेकर पार्टी यकसू है या इख्तलाफ है वाकई? देखिए मैं आपको बताऊं, पहली बात है कि ना 24 को कोई इख्तिलाफ था ना आज इसमें कोई इख्तिलाफ है। अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी फलां तारीख को सिविल नाफरमानी करनी है तो आप देख लेंगे फिर। लेकिन ये हुकूमत बचगाना बातें करने पे उतर आई है। ये ऑलरेडी, लेकिन खान साहब को बाहर के हालात तो नहीं पता ना। मशवरे तो खान साहब को बाहर से जब पार्टी के लोग मिलने जाते हैं वो बताते हैं ना कि ग्राउंड रियलिटीज क्या है, बाहर का माहौल क्या है। आपको बता रहा हूँ ना कि खान साहब को बताया गया लीडरशिप की तरफ से कि हम मुज़ाकरात करना चाहिए हमें। तो उन्होंने इजाजत दे दी, लेकिन साथ ये कहा कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, लेकिन आप शौक पूरा करना चाहते हैं, मेरी तरफ से आपको पूरा इख्तियार है। अब ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि वो एंगेज करती है अपोजिशन। अब टॉक शो में देखें, सारा दिन टॉक शो में कहते हैं जी हम तो मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा है ये बात कही है उन्होंने
कि मुज़ाकरात होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, लेकिन शराइत के साथ मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। शराइत पीछे रखें, मुज़ाकरात करने हैं तो आगे आएँ। देखिए शराइत ये जो मुज़ाकरात होते हैं, हमने कोई उनसे कोई वो चरसी तीखा तो नहीं खाना है ना, हमें कोई मिल बैठ के कोई यारी दोस्ती शायद वो मुतालबात है वो खिलाना आसान है, ये मुतालबात मानना मुश्किल है। देखिए यही तो बात है ना कि हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हुकूमत जो है ना एंगेज करती है कि आपके ये मुतालबात है, हम आपको एंगेज। ये रिसेंटली आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, क्या उनके मुतालबात नहीं थे? तो हमारे कौन से गलत मुतालबा, मैं आपको बताऊं, एक मुतालबा ये है कि जितने बेगुनाह सियासी, बेगुनाह का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेगुनाह सियासी वर्कर, जिस तरह के उस दिन 80 के करीब वर्करों को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से उनको छूट मिली और आगे बाहर पुलिस खड़ी थी, उनको दोबारा अंदर कर दिया, तो ये क्या जुल्म नहीं है? हम कहते हैं कि बेगुनाह सियासी वर्करों को रिहा करें। दूसरा कि ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन हो रही है, इसको खत्म करें। तीसरा हमारा ये है कि रूल ऑफ लॉ कायम करें मुल्क के अंदर, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी की चादर चारदीवारी महफूज नहीं है, तो ये हम कहते हैं। चौथा जो है हमारा मैंडेट है, तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अब खान साहब को पार्टी क्या मशवरा देना चाहती है? हुकूमत तो जाहिर है मान नहीं रही है, वो कह रहे हैं कि वो सुन लेना, सवाल सुन लें कि अपने मुतालबात से पीछे हटे तो बात हो सकती है। अब जाहिर है आप लोगों ने तो यही बात बतानी है खान साहब को, तो वो तो तैयार नहीं है बात करने के लिए। तो सिविल नाफरमानी की तहरीक को लेकर पार्टी का क्या मशवरा होगा खान साहब को कि इस तहरीक पर जाना चाहिए या नहीं? देखिए पार्टी का जहां तक मौकफ था, पार्टी ने मनवा लिया खान साहब से, खान साहब ने इजाजत दे दी। अब उसके बाद जो है ना, आप रास्ता कौन सा इख्तियार करते हैं? जाहिर है गवर्नमेंट अगर तस्लीम नहीं करती है कि जी इनके पास तो ताकत ही नहीं है पॉलिटिकल, हमारे पास तो अवाम है ना, हम तो अवामी ताकत रखते हैं, हमारे पास तो और कोई ताकत नहीं है ना, हम रियासत के साथ लड़ना चाहते हैं। मुतालिबात मनवाने के चक्कर में क्या ये इस मुल्क के साथ ज्यादती नहीं होगी? क्या आप टैक्सेस जमा करवाने से लोगों को रोकें, आप बिल जमा करवाने से लोगों को रोकें, आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहें कि जाहिर है बहुत से पाकिस्तानी तो जाहिर है अपने फैमिलीज को उन्होंने खर्चे तो भेजने हैं ना, तो ये लोगों के साथ और पाकिस्तानी अवाम के साथ ज्यादती नहीं है जो आप करने जा रहे हैं? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और सबसे ज्यादा हमें भी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या ये जो हुकूमत है ये अगर पुरअमन लोगों पे डंडे बरसा रही है, गोलियां बरसा रही है, लोगों को मार रही है, सारी दुनिया देख रही है, अदालत रिहा करते हैं फिर पकड़ के अंदर कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? क्या ये हम आवाम नहीं है? 70% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है, अब क्या ये 70% लोगों को आप मार देंगे? सबको, सबकी ये ख्वाहिश है ना। देखिए मुज़ाकरात की ख्वाहिश आपके ध्यान में थी, हमने कर लिया, हमने कहा ठीक है हम आके हमारे साथ बैठ जाए। अब जब मुज़ाकरात भी नहीं कर रहे हैं, आप रूल ऑफ लॉ भी कायम नहीं कर रहे हैं, इंसानी हकूक की वायलेशन भी आप कर रहे हैं, और फिर आप हमें कहते हैं कि जी आप इस तरह क्यों कर रहे हैं? देखिए हमारे पास क्या ऑप्शन होगा? हम इमरान खान को जाके सारे मामलात को, चाहे 24 नवंबर का मामला हो, चाहे खान साहब की एक केस से उनके खिलाफ खत्म हो, दूसरा फौरन शुरू हो जाता है, एक को छोड़ते हैं दूसरे को पकड़ लेते हैं। खान साहब इसी बात पे तो आप लोगों के साथ नाराज़ हैं कि अब पार्टी बाहर से मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रही है। क्या इसकी वजह ये है कि जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि खान साहब के जो इख्तलाफात हैं इस हुकूमत के साथ, या जो मसाइल है जिनका वो जिक्र करते हैं, या उनको नहीं आप लोग डिफेंड कर पा रहे हैं? क्या ये पार्टी की अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से तवज्जो कहीं और जा ही नहीं रही है पार्टी क़यादत की, लीडरशिप की? देखिए एक चीज में ऐसा नहीं है, कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे है थोड़ा सा कि देखिए हमारी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौर है, सलमान अकरम राजा है, सेक्रेटरी जनरल है, तो ये लोग जब जाते हैं खान साहब के साथ मुलाकात करते हैं तो मेरे ख्याल से उनको सारी चीजें जो है वो सिर्फ इनके साथ डिस्कस करनी चाहिए जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और इनके जरिए ही मैसेजेस आने चाहिए। लेकिन मैसेजेस तो अब आते हैं अलीमा खान साहिबा के, वो आके बाहर मीडिया को बताती हैं, चाहे 24 नवंबर का एहतजाज हो या खान साहब का कोई भी मैसेज हो, अनाउंस तो वो करती हैं आके। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये चीजें ना होती तो लोगों आलम की कोई इख्तिलाफात नहीं है, लेकिन ये चूंकि कोई भी मिलने जाता है ना तो वो आके नई कहानी बना सुना लेता है, तो वो जो पार्टी की लीडरशिप है वो कंफ्यूज हो जाती है ना कि ये क्या हो रहा है। जैसे अली जफर साहब गए मुलाकात की, उन्होंने कहा जी खान साहब नाराज है। अब उनको अगर नाराजगी भी थी तो उनको आके पार्टी को बताना चाहिए था कि जी खान साहब ये कहते हैं। सारे मीडिया में जाके
खुद पार्टी के लिए नुकसानदेह है। मैं ये चीजें बड़े नोट कर रहा हूँ, एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और 96 से उस पार्टी के साथ, लेकिन ये चीजें जो है मुझे अच्छी नहीं लग रही कि जो भी जाता है अंदर मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद आके बस उसके ये शौक होता है कि मैं मीडिया को बता दूं। तो मेरे ख्याल से ये अगर पार्टी थोड़ा सा ये तो पार्टी में डिसिप्लिन होना चाहिए ना कि जो खान साहब से 10 लोग जाके मिले, लेकिन मीडिया से कोई खास लोग होने चाहिए ना, वो नॉमिनेटेड होने चाहिए कि फलां फलां बैरिस्टर गौर है, उमर अयूब है, वो लोग बात करें, हर कोई बात ना करे। पार्टी में डिसिप्लिन की कमी नजर आती है ना फिर। जी बिल्कुल, मैं इसको एग्री करता हूँ कि पार्टी को ये जरूर देखना पड़ेगा, और मैं अभी आपके प्रोग्राम के बाद मैं गौर साहब से जरूर इस पर बात करूंगा, उमर अयूब साहब से बात करूंगा कि जो लोग जाते हैं अंदर वो आके ये उनका शौक क्यों बना हुआ है कि आके वो अनाउंस कर देते हैं, तो फिर पार्टी का क्या रोल रह गया। तो ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। पार्टी में कोई इख्तिलाफ, आप रियली आज शोहदा के लिए दुआएं तकरीब तो उसमें सारे लीडरशिप नहीं इख्तिलाफ था, तो बैरिस्टर गौर और बुशरा बीबी के दरमियान भी तकरार हुई ना शोहदा की तादाद के हवाले से कि आपने इतनी बताई, इतनी क्यों बताई, 12 क्यों बताए आपने। तो आगे से उन्होंने भी कहा कि जितनी थी उतनी बताएंगे ना। देखिए ये चीजें होती हैं, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि पार्टी को ये चीजें सख्ती से मना करना चाहिए कि मीडिया के ऊपर क्यों जा रही हैं। ये चीजें होती हैं, आप पार्टी के अंदर 100 इख्तिलाफात होते हैं और मेरे ख्याल से कोई खान साहब को भी बताया ना, खान साहब को भी बताया ना जो पार्टी क़यादत से नाराज है, उन्होंने 2 दिन पहले मीडिया के नुमाइंदों से अडियाला में बात करते हुए कहा है कि वो पार्टी की जो कारकर्दगी है उससे वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। बाहर जब वो अखबार पढ़ते हैं तो उनको लगता है कि बाहर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। उन्हें जो उम्मीदें थी कि पार्टी करेगी 24 नवंबर के एहतजाज के बाद जो कुछ हुआ वो मुख्तलिफ फोरम पर उठाएंगे, उन्हें मायूसी है। मतलब कि खान साहब जब खुद मीडिया को, जब एक लीडर बता रहा है मीडिया को, तो फिर छुपा तो कुछ नहीं रहेगा। देखें ये आप सही कह रही हैं। देखिए मैं एक अर्ज करूं कि अगर हमारी जो सीनियर लीडरशिप है, अगर ये 24 नवंबर का जो एहतजाज है, अगर ये उसको लीड कर लेते प्रॉपर तरीके से, तो मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ हासिल कर लेते। ये तो मैंने शुरू दिन से कहा है। सही, लेकिन चलो देखें एक गलती हो जाती है, लेकिन आइंदा इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए। अब पार्टी को चाहिए एक रेगुलराइज करे अपनी चीजों को और आगे बढ़े, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमारे, अगर कोई हम गलती करते हैं तो इमरान खान को उसका नुकसान पहुंचता है और पाकिस्तान को उसका नुकसान पहुंचता है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया आपको जो ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका। कामरान साहब, जरदारी साहब ने जो एतराज़ात बताए हैं FATF के मामलात को लेकर, GSP+ के स्टेटस को लेकर, क्या ये आप लोगों की समझ में आते हैं? क्या ये सारे कंसर्न्स पहले आप लोगों ने डिस्कस नहीं किए या आप लोगों से डिस्कस नहीं किए गए थे जब 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही थी? मेरा सवाल ये है कि क्या ये जरदारी साहब की समझ में आते हैं ये जो एतराज़ात उन्होंने लगाए हैं? अगर उनकी समझ में आते हैं तो फिर सारे पाकिस्तान की समझ में भी आ जाएंगे। क्या उनकी समझ में ये आता है कि 23 दिन के बाद एतराज़ात नहीं लगते बिल पे, और ये उनकी समझ में आता है कि पीस मिल में एतराज़ात नहीं हुआ करते? उन्होंने पहले एक कलमी एतराज़ लगाया और फिर जब कलमी एतराज़ जो है एड्रेस हो गया और उसको उन्होंने प्रेस नहीं किया तो दोबारा वो एतराज़ नहीं लगा सकते थे। क्या उनकी समझ में ये आता है कि उनको स्पीकर ऑफिस से ये बिल जो है वो मंजूरी के लिए भिजवाया गया था, और अगर उन्होंने कोई एतराज़ लगाना था तो स्पीकर ऑफिस को वापस जाना था, ना कि पार्लिमानी अमूर की वजारत को? उनकी समझ में ये आता है कि कोई अगर ऐसा प्रॉब्लम था कोई तरमीम के हवाले से तो वो कोई प्रपोज़ कर लेते और उसके बाद जो है वो वापस भिजवाते। अगर ये चीज़ें अगर उनकी समझ में आती हैं तो फिर पूरी कौम की समझ में भी आती हैं, और अगर उनकी समझ में ये नहीं आता कि दस्तूर में तो 10 दिन लिखे हुए हैं और वो 23वें दिन जो है ना जाके उनको एतराज़ात याद आते हैं, तो फिर यकीनन किसी को भी ये समझ में नहीं आएगा। वैसे जिन जिन दोस्तों ने ये एतराज़ात लगाए हैं ये FATF के हवाले से, वो खुदा के वास्ते उसके कंटेंट को भी पढ़ लें।
जो उसमें लिखा हुआ है, जो बिल मंजूर किया है, अगर उसको पढ़ लेते तो वो खुद कहते कि सदर साहब ने भी शायद इसको नहीं पढ़ा। अगर पढ़ लेते तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई फ़िरका वारियत नहीं होगी। अगर उसमें ये लिखा हुआ हो कि ये आमदन के ज़राए और उसका ऑडिट का जो है वो तरीक़ाकार और असली तालीम और वो सिलेबस, तो फिर जो है वो एतराज़ात लगाने का मतलब ये हुआ कि जिस शख्स ने भी वो एतराज़ात ड्राफ्ट किए हैं और नीचे सदर साहब से दस्तखत ले लिए हैं, तो आया उन्होंने वो बिल को जो है वो पढ़ा भी था या नहीं पढ़ा था। मेरा जो आपसे तजवीज़ है, आपको जो मैं तजवीज़ कर रहा हूँ कि पहले वो बिल को जो है सामने रख लीजिए, वो सरकारी बिल है, उसको बिल को सामने रख लीजिए, फिर सदर साहब के एतराज़ात को सामने रख लीजिए। तमाम के तमाम एतराज़ात का जवाब बिल के अंदर मौजूद है और हमें क्योंकि हमें सबको पता था कि वो क्या लिखेंगे जवाब में, तो तमाम के तमाम एतराज़ात का जवाब आपको वहीं से मिल जाएगा। और अगर आपका जो है वो प्रूडेंट माइंड इसको जो है ना इस पर सेटिस्फाई हो जाए कि सदर साहब के एतराज़ात का जवाब इस बिल में मौजूद है, हमारा सवाल तो ये है कामरान मुर्तज़ा साहब, जब 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हो रही थी तो क्या वो उजलत में सब कुछ हो गया क्योंकि हुकूमत को जल्दी थी कि ये कहीं मामला रुक ना जाए 26वीं तरमीम का, तो आपने जो कहा उन्होंने सुन लिया, मान लिया और कहा कि तसल्ली दे दी बस आप लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी ये बिल आपको याद होगा या शायद याद ना हो कि इससे पहले भी ये बिल जो है वो बाकायदा सरकारी बिल के तौर पे जब हमारी 16 माह की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी जो है ना ये वही बिल है, उस वक्त भी जो है ना वो पाइपलाइन में था, उस वक्त भी जो है ना वो इसकी एक आध ख्वानगी हो गई थी और उसके बाद जो है फिर किसी प्रेशर में आके उसको ड्रॉप किया गया था। इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी हमारे साथ शरीक रही है और बिलावल एक दिन पहले आके उन्होंने कहा कि ये बिल आपका नहीं है, अब ये हमारा भी बिल है और उतना जितना आपका हो सकता है उतना ही हमारा हो सकता है। तो सारे दोस्त जो है वो इसमें ऑन बोर्ड थे और इसकी काबीना ने बाकायदा अप्रूवल दी है क्योंकि सरकारी बिल था और काबीना की अप्रूवल के बाद जो है ये हाउसेज में आया है दोनों में, और फिर दिन जो है वो सदर साहब के पास गया है और सदर साहब के पास जो है वो 23वें दिन उनको याद आया है जब 10 दिन का जो मुद्दत थी दस्तूर की वो गुजर चुकी हुई थी, बल्कि वो दोहरी मुद्दत उससे गुजर गई हुई थी, तब उनको याद आया कि ये एतराज़ात लगाएंगे। मगर एतराज़ात लगाने से पहले जो है जिसने भी एतराज़ात ड्राफ्ट किए उन्होंने उस बिल को पढ़ने की भी तकलीफ़ नहीं की। तो मुस्लिम लीग नून का इस पर क्या स्टैंस है? वो तो खुद डिवाइडेड है। अता तारड़ साहब की सुन ले, वो कहते हैं इस बिल में तो कोई एतराज़ात में तो कोई जिक्र ही नहीं है, और दूसरे वो कहते हैं कि बिल्कुल सही लगाया है। अकील साहब कहते हैं कि आइनी और कानूनी एतराज़ात उठाए हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडरशिप इस हवाले से क्या कहती है? इसमें ऐसा है कि जो हमें तकलीफ़ है, ये बिल तो पास हो जाएगा, वो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। ये इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। मगर जो सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि पाक सरज़मीन का निज़ाम जो है वो इस तरह से चल रहा है कि नून के दोस्त भी जो है ना वो एक दिन जो है ना कैबिनेट में बैठ के बिल को पास करते हैं और फिर जो है ना वो वही जो है ना वो दूसरे किसी उलमा के दूसरे तबके से वो एतराज़ात करवाते हैं सरकारी ख़र्चे पे फंक्शन करवा के और उसमें शरीक रहते हैं और उसका बिल भी जो है ना पाकिस्तान के ख़जाने से अदा होता है। और उनके मशीर भी कभी एक बात करते हैं कभी दूसरी बात करते हैं और सदर के ऑफिस में जब मामला जाता है एतराज़ लगाने का उनका हक़ था, मगर वो हक़ जो है उनको दस्तूर ने सिर्फ 10 दिन के अंदर दिया था। तो जो स्टाफ है जो लाखों नहीं करोड़ों रुपए के बेनिफिट लेता है, उनको ये भी शायद जो है ना वो इल्म में नहीं था कि वो मुद्दत जो है एतराज़ लगाने की गुज़रे हुए दुगने दिन हो चुके हैं। तो वो अगर मुल्क का निज़ाम इससे अंदाज़ा लग जाता है, ये तो एक चीज़ होती है कि जो एक्सपोज कर जाती है आपको। एक बिल है, ये होगा पास, ये ऐसी बात नहीं है, मगर ये हमारे निज़ाम को एक्सपोज कर रहा है कि आप पास भी करते तो पास हैं, होगा, लेकिन आप उसको सरकार की बिल के तौर आप लोगों को ज़ाहिर है इस बात की है कि मौलाना साहब के साथ जो ज़ुबान की वो पूरी नहीं की, इन अदर वर्ड्स धोखा हुआ। उससे भी ज़्यादा दुख और तकलीफ़ इस बात की है कि पाक सरज़मीन का निज़ाम कैसे चल रहा है, ये असल चीज़ है।
सही। उलमा इस पर डिवाइडेड क्यों है? वो कुछ उलमा कह रहे हैं कि नहीं, इसको वजारत तालीम के अंदर ही जो है ना वो रहना चाहिए, तालीम के मातहत ही रहना चाहिए। हाँ, वो उलमा में से जो उनको हेड कर रहे हैं उनका ज़रा नाम तो आप अपने जहन में लाइए। ताहिर अशरफी साहब है ना, ताहिर अशरफी साहब जो है हमारे दोस्त, हमारे जी सरकार के उलमा है ना सारे, ठीक है ना जी। तो और सरकार के उलमा के साथ 3 वजीर बैठे हुए थे, एक वो जिस अदारे के नीचे लाना चाह रहे थे वो भी साथ बैठे हुए थे, वो कोई साबिक हैं और अब इस वक्त हाजिर भी हैं, और वो इस अदारे को जो जिसके नीचे वो चलाना चाह रहे हैं वो भी साथ बैठे हुए थे, और पेमेंट जो है ना वो पब्लिक एक्सचेकर से हुई है इसकी। तो जो भी सरकार के लोग होंगे वो जाहिर है वो सरकार की बात करेंगे, जो सरकार उनके मुंह में ऐसा क्यों होता है कि जब मौलाना की जरूरत पड़ती है? एक मिनट जी जी जी। वो तासुर जो देना चाहा गया है इसमें, एक और जो तकलीफ दे और बहुत बुरी बात है, वो तासुर ये देना चाहा है कि कुछ उलमा जो है वो इसके हक में और कुछ उलमा इसके मुखालिफ है। वो ऐसा नहीं है, तमाम उलमा जो है वो उलमा इस तरफ हैं, सरकार के उलमा बहरहाल उस तरफ है। अब इस पर आप लोगों की पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है? जिस पर ज़ाहिर है अभी आपने भी कहा कि बिल तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है 10 दिन के बाद हो ही जाएगा, मंजूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब कोई कानून की मंजूरी हो, तरमीम का मसला हो, तो मौलाना बड़े याद आते हैं हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को भी, बावजूद इसके कि मौलाना साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात पीपल्स पार्टी में भी, जरदारी साहब के साथ भी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, सबके साथ, लेकिन उसके बाद जो मौलाना साहब के साथ कमिटमेंट्स होती हैं वो पूरी नहीं की जाती हैं। जब अपनी बात मनवानी हो तो मौलाना के दर पर हाज़िरी पे हाज़िरी, हाज़िरी पे हाज़िरी, शहबाज शरीफ साहब भी, बिलावल साहब भी, हर कोई मिलता है, लेकिन बाद में मौलाना साहब को क्यों वक़्त और वो वैल्यू नहीं दी जाती है जब उनकी बारी आती है? ये तो फिर सवाल उनसे बनता है ना कि जिन्होंने जो काम जब फंसा होता है तो फिर मौलाना याद जिनको आते हैं, और फिर जब नहीं होता तो फिर मौलाना भूल जाते हैं। मैं अब क्या इस पे तबसरा करूँ, बुरी बात हो जाएगी, मगर ये अगर मामलात को सीधा और तरीके से और एक स्मूथ अंदाज में लेके चला जाए तो मेरा ख्याल है कि उसमें मुल्क का भी फ़ायदा होता है और इस तरह की कोई ख़राबियाँ पैदा नहीं होती हैं। वो हम वैसे भी पाकिस्तान में डंग टपा होता है ना, तो हमने उस दिन को गुजारना होता है। उसके बाद जो है ना वो फिर लोग कह देते हैं कि ये कौन सा कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, ये भी तो है ना। तो इसके बावजूद मौलाना बार बार साथ देते हैं, मौलाना निभाते हैं, हर बार निभाते हैं। मौलाना वज़ादार आदमी है, मौलाना का मसला ये है, वो वज़ादारी में जो है ना कोई घर आ गया तो वैसे भी जो है ना ये रवायतन कोई घर चल के जब आ जाता है तो इंसान बड़ा मजबूर हो जाता है। जो ऐसा बैकग्राउंड रखते हैं वज़ादारी के हवाले से वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। JUIFA के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हबीब अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब, आए दिन हम देखते हैं कि हुकूमत जो है वो ये इस तरह के हथकंडे सोच रही होती है कि कैसे सहाफ़त की आवाज़ को, सहाफ़ियों को दबाया जाए, जो उनके मुखालिफ हैं उनको दबाया जाए। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज का जो सोशल मीडिया है वो हुकूमत को मजबूर करता है, वो इदारों को मजबूर करता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि सबको एक छतरी के नीचे लाया जाए, सब पे वो कवायद व ज़वाबित लागू होने चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ सब कुछ जो है वो वन साइडेड हो रहा है? शाजिया, इसमें बुनियादी सवाल यह है कि हम आम तौर पर मीडिया को जब एनालाइज करते हैं तो हमारे सामने खबर होती है, हमारे सामने तज्जिया होता है, हमारे सामने किसी एक सियासी राय का अबलाग होता है और उस सब को इनकम्पस करती है इजहार राय की आज़ादी। अब सवाल ये देखना है, जिस तरह आपने मुख्तलिफ सवालात उठाए हैं, बुनियादी मामला ये है कि क्या हुकूमत को खबर से परेशानी है, फेक न्यूज से परेशानी है, इजहार राय की आज़ादी से परेशानी है, किसी खास राय से परेशानी है या तज्जिए से परेशानी है? देखिए, जहां तक तो फेक न्यूज का ताल्लुक है उसमें मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, रिपोर्टर हूँ,
उसमें तो ये तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि किसी फेक न्यूज को माफ किया जाए, उस फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई शख्स किसी हकीकत का इजहार करता है जो कि जमीन पर नहीं होती, किसी ऐसी चीज का इजहार करता है जो उसके ख्यालात में तो हो लेकिन जमीन पर उसका वजूद ना हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए। लेकिन मसला यहाँ पे ये नहीं है। मसला ये है कि हुकूमत को परेशानी कुछ और है। हुकूमत को मखसूस राय से परेशानी है, हुकूमत को मखसूस तजज़िये से परेशानी है, हुकूमत को इजहार राय की आज़ादी से परेशानी है। फेक न्यूज पे कोई शख्स भी जो होगा वो कहेगा कि आप फेक न्यूज की एक तारीफ बना लेते हैं मिलके और उसके बाद उसको नाफिज कर लेते हैं और सख्त से सख्त सजा जो भी किसी दुनिया में किसी मुल्क में दी जाती है उसको यहाँ पर नाफिज कर लेते हैं, उसूल और कायदे यहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन क्या इस फेक न्यूज के नाम पे इजहार राय की आजादी को कंट्रोल करना है? तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। ये वो जगह है जहां से बदनीयती का आगाज होता है। मिसाल के तौर पे पिछले कुछ दिनों से हम या पिछले कुछ अरसे से हम मुसलसल ऐसी बातें सुन रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की सालमियत के बारे में बात करना, अब इसको कैसे करार दें कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा हो और मैं बतौर पाकिस्तानी मुंह में घुंघरियां डाल के बैठा रहूं और आप भी खामोश रहें, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा लोगों को बताना, जो पाकिस्तान के मालिक हैं उनको बताना कि पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है तो आपके ऊपर मुकदमा बन जाए, आप इसलिए खामोश रहें। क्या ये डराने की कोशिश है? इसी तरह जब किसी इलाके में टेररिज्म बढ़ जाए और हम कहें कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में फलां जगह टेररिज्म बढ़ गया है, तो क्या ये पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है? फेक न्यूज जाहिर है इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। बतौर सहाफ़ी आप भी और मैं भी हम इस पर अग्री करते हैं कि जो बात अभी आपने की बिल्कुल सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन इसका पैरामीटर क्या हो? अब जाहिर है फेक न्यूज़ की आड़ में आप कहें अगर कोई सच खबर भी है और वो हुकूमत के अगेंस्ट जाती है, अगर कोई सहाफ़ी सच सामने लेकर आते हैं, हुकूमत कहती है फेक न्यूज़ है, सहाफ़ी कभी अपना सोर्स तो नहीं देता, तो पैरामीटर क्या होगा? आपको सोर्स बताने पड़ेंगे कल को ये साबित करने के लिए खबर सच है, नहीं तो आपको जेल के पीछे जाना पड़ेगा। आपने क्या पैरामीटर सेट किए हैं? शाजिया, पहले तो ये समझ लीजिए कि आज तक पाकिस्तान में कभी किसी को झूठी खबर की वजह से मौत नहीं मिली। पाकिस्तान में जितने भी सहाफी शहीद हुए हैं उन सबको सच्ची खबर की वजह से मौत मिली है। वो कहीं ना कहीं दुरुस्त खबर दे उसकी वजह से मारे गए हैं। झूठी खबर देने वाले को आज तक कभी किसी ने नहीं मारा, क्योंकि झूठी खबर देने वाला कभी एक का आलायकार बन जाता है, कभी दूसरे का आलायकार बन जाता है। सच्ची खबर देने वाले, दुरुस्त खबर देने वाले, हकीकत का इजहार करने वाले के लिए मसला ये होता है कि वो कभी भी किसी का आलायकार नहीं बनता, वो जो देखता है वो बता देता है। अब जहां तक फेक न्यूज का मामला है, खुद अभी आपने एक फेक न्यूज के बारे में कहा कि अब एक ये जो 22 नवंबर से लेके 26 या 27 नवंबर तक जो कुछ हमने देखा कि जिस तरह मोटरवेज बंद कर दिए गए मुरम्मत, तो अब वहां पे हुकूमत कसम तो खा सकती है, हाँ जी देखे फलां जगह एक ईंट टूटी हुई थी, फलां जगह हम पैच लगा रहे थे इसलिए मुरम्मत के लिए बंद किए गए। लेकिन क्या हम सबको पता नहीं है कि वो मुरम्मत का काम तो हमेशा चलता रहता है, लेकिन उसके लिए मोटरवे बंद नहीं किए जाते। अब इस फेक न्यूज की सजा किसको मिलनी चाहिए और कौन देगा? इसी तरह जहां अब मिसाल के तौर पे जिस पे फेक न्यूज पे ज्यादा परेशानी जो इस वक्त लाहक है वो 26 नवंबर के वाकयात हैं। क्या मैं ये मान लूं कि कुछ नहीं हुआ? मैं ये तो नहीं मान सकता। तो अब इस फेक न्यूज की सजा किसको? अगर कुछ हुआ है तो पूरी तरह बताना किसकी जिम्मेदारी है? ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। जब हुकूमत नहीं बताएगी तो फेक न्यूज बढ़ेगी। अफवाह उस वक्त फैलती है जब खबर नहीं होती, जब हुकूमत कोई पोजीशन वाज़े तौर पर नहीं लेती, जब हुकूमत तहकीक करती हुई नहीं आती। सही। अब हुकूमत जो पीका एक्ट को मजीद सख्त करने जा रही है, वही हुकूमत जो इमरान खान के दौर में से काला कानून कहती थी, तो ये तो फिर नज़रिए ज़रूरत के तहत आप कानून बनाएं, उनको सख्त करते जाएं, जो आपको सूट करे वो ठीक है, वही कड़वा कड़वा थू थू मीठा मीठा आप तो सहाफ़ती तंजीमें क्या करें फिर इसको लेकर? चुप करके बैठ जाएं? देखिए,
सहाफ़ती तंजीमों का इस वक्त थोड़ा सा आपको और मुझे हमें अपने सहाफ़ी भाइयों से भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए, उनके बारे में भी। हाँ। हमने पिछले कुछ अरसे में ये देखा है कि यूट्यूबर का लफ्ज जो है वो एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सहाफ़ी के मुकाबले में ताने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सही। वो रिडिक्यूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये बताइए क्या यूट्यूबर को वो आजादी नहीं मुयस्सर नहीं होनी चाहिए जो आपको और मुझे? बिल्कुल है, जब लेकिन उनको आप सनसनी आजाद फैलाने की आजादी नहीं होनी चाहिए हबीब अकरम साहब। क्या फैला रहे हैं भाई? मसला क्या है सनसनी का? किससे किससे सनसनी फैल रही है? जो गलत बोल रहा है उसको आप पकड़े, उसके ऊपर इल्जाम। भाई अगर किसी ने कहा है कि जनाब फलां को जेल से निकाला गया और फलां को जेल में डाला गया, तो उसके ऊपर मुतय्यन इल्जाम लगाए ना। बिल्कुल बिल्कुल आप उसको फैक्ट के जरिए गलत साबित करें, अदालत में जाए ताकि हमें भी तो पता चले। बिल्कुल सही। देखिए शाजिया, आप और मैं यहाँ बैठे हुए हैं इस टेलीविजन पे, क्या आप और मैं गलत खबर पे 1 रुपए का जुर्माना भी अफोर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल सही। हमारी क्रेडिबिलिटी, मेरी नौकरी, मेरा 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 काम मेरी क्रेडिबिलिटी से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अपनी क्रेडिबिलिटी वाला एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे कोई अदालत 1 रुपए का जुर्माना करेगी तो मैं उसके लिए लाखों रुपए लगा दूंगा। मैं आला तरीन फोरम तक जाऊंगा कि देखिए मेरी क्रेडिबिलिटी पे हर्फ आ रहा है तो लिहाजा इसको तो मिटाया जाए। बिल्कुल सही। देखिए जो है उसको तो अपनी क्रेडिबिलिटी का खौफ मारे देता है। तो आप यहाँ पे दुनिया जो डिजिटल मीडिया पे जो पाकिस्तानी ऐसा करता है, आप उसके ऊपर बात करें कि जनाब ये जो फलां शख्स है, ये हबीब अकरम ने फलां वक्त में यूट्यूब पे बैठ के ये चीज कही और उसके नतीजे में ये, जबकि असल बात ये नहीं थी, असल हकीकत ये थी, तो उस वक्त आप बात करें। क्या यूट्यूब पे यूरोप में खास तौर पर इंग्लिस्तान में सजा होते नहीं देखी? यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान की एक साबिका जर्नलिस्ट को इस बात पे यूट्यूब की वजह से, यूट्यूब पे उन्होंने कहा और उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। क्या उसके बाद वो दोबारा कह सकते ऐसी बात? बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, माहिर मईशियत हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो बताएं ना कि हुकूमत ने जो बैगेज रूल 2006 इसमें तरमीम की तजवीज़ दी थी कि बाहर से जो आने वाले ओवरसीज़ हैं वो एक फ़ोन लेकर आएँ, दूसरे पर दूसरा लाने की इजाज़त नहीं है। $1200 से ज़ायद का जो सामान होगा उसको जो है ना वो उस तहवील में ले लिया जाएगा, वो नहीं ला सकते आप। तो ये उसको लेकर फिर उन्होंने रिवर्स भी कर दिया। कि हुकूमत को ऐसी तजावीज़ देता कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हमेशा कहा है कि हुकूमत को या अथॉरिटीज़ को, चाहे वो रेगुलेशन हो, पॉलिसी हो, ऑपरेशंस हो, क्योंकि हुकूमत ये तीनों काम कर रही है, रेगुलेटर भी है, पॉलिसी साजी भी सारी मिनिस्ट्रीज करती हैं और ऑपरेशंस बहुत सी चीज़ें हुकूमत चलाती भी है। इन तीनों में बहुत अच्छी ह्यूमन रिसोर्स और रिसर्च बिल्ड करनी चाहिए ताकि हम जब ये फैसले करते हैं इनके पीछे बहुत ही, जिसे कहीं जामे सोच हो, वक्त हो और इस तरह के रूल्स आए जो कि हमें रिवर्स ना करने पड़े। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तानीज हैं, एक तो ये भी याद रखिए कि पिछले 5 साल में तवातर से जो लोग बाहर गए हैं वो बहुत बढ़े हैं और उसकी अक्कासी हो रही है इस चीज़ में कि आपकी रेमिटेंसेस जो हैं वो 2.5-2 अरब 3 अरब डॉलर से बढ़ के 3 अरब डॉलर के करीब चली गई हैं और इस साल ऐसा लग रहा है कि हम 35 अरब डॉलर हिट कर जाएंगे। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है शाजिया? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका गैप होता है एक्सपोर्ट का और इंपोर्ट का, अगर उसमें ये 35 अरब डॉलर ना आए तो आप सोचें कि आप ये खसारा संभाल ही नहीं सकते। सो इट्स अ डबल एज सोर्ड इन अ सेंस। तो हम बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है पाकिस्तान से, ये भी याद रखिए। अब जो इस वक्त लग रहा है, जो रिसर्च इनिशियल दिखा रही है, तो ऐसा तो नहीं था कि हुकूमत को ये खौफ पड़ गया कि पाकिस्तानी जो इतना रेमिटेंसेस बाहर से भेज रहे हैं और अगर उन्होंने भेजना बंद कर दिया या और तरीके अपना लिए तो नुकसान होगा, शायद इसी वजह से रिवर्स करना पड़ा? जी एब्सोल्युटली, ये बात आपकी दुरुस्त है और इस पर कोई भी कदम ऐसा नहीं लेना चाहिए जो डीरेल करे इस चीज को। हमने जब फंड IMF के साथ प्रोग्राम भी तय किया तो शायद हमने 33 अरब डॉलर के करीब की रेमिटेंस सोची थी इस साल। अगर ये 35 अरब डॉलर पे जाती है तो खुद सोचिए 2 अरब डॉलर जो इजाफी आएंगे वो कितनी तकवियत देंगे आपके एक्सटर्नल अकाउंट को, यानी कि बैरूनी अकाउंट को कितनी तकवियत देंगे। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जहां तक ताल्लुक है कि कोई सिविल नाफरमानी, देखिए एक तो
उसकी अभी किसी को भी क्लैरिटी नहीं है कि वो कैसी होगी, क्या होगी। बट आई डोंट थिंक कि जिस तरह की इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हुई है इस वक्त कोई भी लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो अपने लव्ड वंस को वो पैसे ना भेजें। पैसे ज़्यादा है। दूसरी वजह आने की है कि ऑब्वियसली जब चीज़ें महंगी हुई हैं तो उनको ज़्यादा पैसे भेजने पड़ रहे हैं, ये दूसरी वजह है। नंबर बढ़ा, इन्फ्लेशन की वजह से पैसे ज़्यादा भेजने पड़े, और इन दोनों का आपको एक याद है पॉजिटिव 2014 में भी जब इन्होंने कॉल दी थी तो इन्होंने बाकायदा तौर पर कहा था कि आप दूसरे तरीके हवाला हुंडी वो इस्तेमाल करें, आप इस तरीके से ना भेजें। तो तरीके तो खान साहब ने बताए थे, लेकिन वो आपको भी पता है वो नाकाम हुई थी। लेकिन इस बार आपको लगता है कि अगर ये कॉल दे देते हैं तो इस पर अमल करना पाकिस्तानियों के लिए आसान होगा? आई थिंक एक तो आई थिंक थोड़ा सा ना रेगुलेटरी एनवायरनमेंट बदल गई है। उस जमाने में ये हुआ करते थे बी और सी कैटेगरी के मनी चेंजर्स, ये हवाला हुंडी का बहुत काम करते थे पाकिस्तान में। हमने बी और सी कैटेगरी के जो काम करने वाले हैं उनको इस मुल्क में ख़त्म कर दिया है। ये सब ए कैटेगरी के बन गए। उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसकी वजह से ये फॉर्मल सेक्टर में भी रेमिटेंस आई है। रेमिटेंस पाकिस्तान शायद पिछले साल भी काफ़ी आई थी, बढ़ के आई थी जो शो अप हुई, बट इस साल ज्यादा होने की 3 यानी कि वजूहत सामने आई हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ऐसी है कि इनफॉर्मल में भेजने का फायदा नहीं है, और ये भी याद रखिए कि अब सेफ्टी का फैक्टर फॉर्मल में ही आता है। और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे मिल ही नहीं रहे, 278 का डॉलर है फॉर्मल में, इतना ही इनफॉर्मल में है, सो कोई इंसेंटिव नहीं। पाकिस्तानी ज्यादा बाहर गया और चीजें पाकिस्तान में चूंकि महंगी हुई इसलिए ऐसा हुआ। पर हमें ये देखना है कि एक्सटर्नल अकाउंट को किसी सूरत भी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता शाजिया, बिकॉज जो पहले आप देखिए जब डिफॉल्ट और ऐसी बातें मुल्क में हो रही थी तो कितना रुपया जो है बेकदरी थी उसमें, एक इन्फ्लेशन यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। सो दिस स्टेबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। आई थिंक ऑल लीडरशिप्स हैव टू रियली बी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।